When it's really regressive sort of messaging and it makes hundreds of crores, it hurts, because you're like, you had the opportunity and you could have pushed the needle in some direction and you didn't. नेटफ्लिक्स पर व्यूवरशिप के मामले में लापता लेडीज ने एनिमल को सरपास कर दिया है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है, इसलिए नहीं कि मैं एनिमल को खराब फिल्म समझता हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि लापता लेडीज को मैं फिल्म मेकिंग स्टैंडर्ड से एनिमल से कई ज्यादा बेहतर समझता हूँ। ये वीडियो रिव्यू के लिए थोड़ी लेट जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ जब हम किसी भी पीस ऑफ आर्ट को कंज्यूम करते हैं, फिर वो कोई किताब हो, मतलब लिटरेचर, म्यूजिक हो या फिल्म, तो उस पर इंट्रोस्पेक्ट करने में कुछ समय लग जाता है और उस पीस ऑफ आर्ट का थीम, एलिमेंट्स और कॉन्टेक्स्ट एक वक्त के बाद ही समझ आता है। मैं आज ब्रेक डाउन करूंगा हर उस चीज को जो फिल्म में दिखाई गई है। वीडियो अंत तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब करें। कुछ मूवीज डायरेक्ट होती हैं तो कुछ मूवीज डीप, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज भी होती हैं जो लाइट हार्टेड होकर भी हमारे इमोशंस को स्टिमुलेट करती हैं, और लापता लेडीज ऐसी ही एक फिल्म है। ये बिना प्रीची हुए उन प्रॉब्लमैटिक चीज़ों के बारे में बात करती है जो आज तक इंडिया में कई जगहों पर चल रही है, स्पेशली उन जगहों पर जिन्हें द काउ बेल्ट कहा जाता है। इस फिल्म की सबसे बेहतर बात यह है कि यह फेमिनिज्म को फोर्सफुली प्रमोट नहीं करती। जहां पर स्यूडो फेमिनिस्ट फिल्में बनाई जा रही हैं जिन्हें मैं मिसलीडिंग समझता हूं, वहां पर लापता लेडीज एक ट्रू फेमिनिस्ट फिल्म है। वो इसलिए क्योंकि इसमें फेमिनिज्म को प्रमोट करने के लिए ऑपोजिट जेंडर की मॉकरी या हेटिंग नहीं की गई है। लापता लेडीज ये टाइटल लिटरली ही नहीं लेकिन मेटाफोरिकली भी एप्ट है। फूल और जया ये दोनों लेडीज लापता यानी लॉस्ट होती हैं, खुद के वैल्यू को नहीं पहचानती, और पहचानती है तो सोसाइटी के वजह से अपने ड्रीम्स को दबा लेती हैं। इन दोनों दुल्हनों का कैरेक्टर्स ऑपोजिट है। जहां फूल बहुत इनोसेंट और गलिबल है, यानी बाहरी दुनिया की समझ ना रखने वाली लड़की, तो दूसरी ओर जया एक स्मार्ट और प्रोग्रेसिव विचारों वाली पढ़ी लिखी लड़की है, और ये दोनों ही अपने पर्सनैलिटी से ऑपोजिट विचारों वाले लोगों के पास पहुंच जाते हैं। एक दूसरों को लिबरेट होना सिखाती है तो दूसरी खुद लिबरेट होना सीख जाती है। इस फिल्म की बेहतरीन बात मुझे इसके कैरेक्टर्स और डायलॉग्स लगे। एक भी सीन या डायलॉग इसमें अननेसेसरीली नहीं जोड़ा गया। इस फिल्म के दो बेस्ट कैरेक्टर्स मुझे मंजू माई और सब इंस्पेक्टर श्याम मनोहर लगे। मंजू माई एक वुमन ऑफ सब्सटेंस है और इनका कैरेक्टर ये बताता है कि एक फेमिनिस्ट होने के लिए पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है और उसूलवादी होने के लिए अमीर। वो फूल को सेल्फ सफिशिएंट बनना सिखाती है। वो उसे उसकी पहली कमाई के पैसे देती है, जिससे फूल में कॉन्फिडेंस आ जाता है जो उसमें लैकिंग होती है उसकी अपब्रिंगिंग की वजह से। मंजू माई के दो सीन्स मेरे फेवरेट हैं इस फिल्म में। पहला है ये सीन जिसमें मंजू माई कहती है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिस वजह से वो मुंह मीठा करे, लेकिन फिर जब फूल उसके ससुराल पहुंच जाती है तब वो अपना मुंह मीठा कर लेती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मुंह मीठा करने वाला वो अवसर फाइनली आ जाता है। इसे राइटिंग में कॉल बैक कहते हैं, और इसका मतलब होता है एक सीन को पहले दिखाना जिसको बाद में कॉल बैक किया जाता है दूसरे एलिवेटेड सीन के साथ। दूसरा बेहतरीन सीन है जब फूल वापस घर जा रही होती है, तब स्टेशन मास्टर उसे छोटू को साथ ले जाने को कहता है, लेकिन मंजू माई उसे रोक लेती है, इसलिए क्योंकि वो फूल को इंडिपेंडेंट होने का मौका देना चाहती है। लेकिन ये सब नहीं हो पाता अगर जया दीपक के भाभी को स्केचिंग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। एक एजुकेटेड और लिबरेटेड औरत पॉजिटिव बदलाव लाती है। दूसरी ओर श्याम मनोहर का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल और चतुर है। मुझे अक्सर ऐसे ग्रे कैरेक्टर्स पसंद आते हैं क्योंकि लाइफ बाइनरी नहीं होती। शुरुआती सीन्स में उसे घूसखोरी करता दिखाया गया है और उसका मोटिवेशन बस पैसे ऐंठना होता है, जिस वजह से उसको लेकर एक्सपेक्टेशंस मिट जाती हैं। लेकिन फिल्म के अंत में श्याम मनोहर दिल जीत लेता है। इस कैरेक्टर की राइटिंग मुझे बेहतरीन इसलिए लगी क्योंकि जब प्रदीप पुलिस स्टेशन में जया पर हाथ उठाता है तब एज एन ऑडियंस ऐसा लगता है कि श्याम मनोहर चुप क्यों खड़ा है, पुलिस होकर भी वो कुछ क्यों नहीं कर रहा, और सिचुएशन होपलेस लगने लग जाती है। लेकिन श्याम मनोहर इस सिचुएशन को इम्पल्सिवली अप्रोच नहीं करता। वो बहुत स्मार्टली इस सिचुएशन को ना ही सिर्फ डिफ्यूज करता है, लेकिन प्रदीप को कंप्लीटली पावरलेस और हम्बल कर देता है। फेमिनिज्म के साथ मैस्कुलिनिटी की भी एक छोटी झलक यहाँ दीपक कुमार से हमें देखने मिलती है। इस सीन में जब उसके दोस्त उसकी पत्नी फूल के बारे में मजाक करते हैं तो वो अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लेता है क्योंकि वो फूल की इज्जत करता है। किरण राव की खास बात यह है कि उनकी फिल्मों में इन इश्यूज को ह्यूमरसली दिखाया जाता है, जिस वजह से इनका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों में ह्यूमरस अंडरटोन्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर करप्शन जैसे गंभीर इशू पर फनी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना,
या फिर विदाई के बाद दुल्हन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे एक फन गाने में बताया जाना। अंगना में पेड़ वहाँ होगा कि नहीं, होगा तो झूला उस पर होगा कि नहीं, सयाजी खर्राटे लेंगे कि नहीं, लेते होंगे तो सोने देंगे कि नहीं। या फिर स्ट्रैटिफिकेशन, जिसका मतलब होता है किसी सोसाइटी के पॉपुलेशन का सोशल स्टेटस के बेसिस पर होने वाला डिवीजन। जैसे ये सीन जिसमें दिखाया गया है कि एमएलए के दबाव से ही अब फूल को ढूंढा जा सकता है। इंडिया में सोशल हायरार्की बाकी बड़े इश्यूज में से एक है। हमारे लोग पॉलिटिशियंस की इज्जत सबसर्वियंस की वजह से करते हैं, और ये इज्जत उनके पावर से आने वाले डर की होती है। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि ये फिल्म 2001 में सेट है, ये इंडिया की आज की रियलिटी नहीं दिखाती। इंडिया के हालात अब बदल चुके हैं। ये बात सिर्फ कुछ ही हद तक सही है, क्योंकि 2019 और 2020 के बीच हुए एक सर्वे में ये पता चला कि रीसेंट ईयर्स में भी 10 में से 6 औरतें, मतलब 50% से ज्यादा औरतें इंडिया में आज भी हेड कवरिंग्स लगाकर बाहर जाती हैं। ट्रेडिशंस खुद में एक बुरी चीज नहीं है, लेकिन बैकवर्ड मेंटालिटी की वजह से बने ट्रेडिशंस प्रॉब्लमैटिक है। हेड कवरिंग एक बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि कुछ हद तक ये औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन समझने के आइडियोलॉजी से सिनोनिमस है। मैं समझता हूँ अपने पति या शौहर को पहला दर्जा देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद के एस्पिरेशंस को दबाकर यह करना उचित नहीं। कुछ लोग इस चीज से भी नाराज हैं कि ये हिंदू ट्रेडिशंस को बैड लाइट में दिखाती है। मैं समझता हूँ हमें एज एन ऑडियंस फिल्म के मैसेज को देखना चाहिए और ना कि फिल्म में दिखाए गए रिलीजियस एसोसिएशंस को लेकर इमोशनल होना चाहिए, वरना सिनेमा का एसेंस मिट जाता है। फिल्म में एक सीन में हिजाब को लेकर भी हेड कवरिंग के इशू का पैरेलल ड्रॉ किया गया है। ये एक छोटी सी जीत है कि लापता लेडीज ने नेटफ्लिक्स पर 13.8 मिलियन व्यूज के साथ एनिमल के 13.6 मिलियन व्यूज को सरपास कर दिया है। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो एनिमल ने लगभग 36 गुना ज्यादा बिजनेस की है लापता लेडीज के मुकाबले। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन दोनों फिल्मों की मार्केटिंग अलग स्केल्स की थी। स्टार पावर, प्रमोशन, बजट और प्री एग्जिस्टिंग हाइप के कारण फिल्म के बिजनेस में काफी फर्क पड़ जाता है। दूसरा कारण यह है कि इंडिया एक इकोनॉमी माइंडेड देश है। यहाँ की जनरल पॉपुलेशन जब सिनेमा जाती है तो पैसा वसूल करने के इरादे से जाती है। फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया समझा जाता है। ऑडियंसेस बड़े स्क्रीन पर लार्जर देन लाइफ चीजें देखना पसंद करती है। अब इन दोनों कारणों के बावजूद अगर लापता लेडीज ने OTT पर एनिमल के व्यूअरशिप को बीट किया है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन ऑडियंस ऑलमोस्ट एवोल्यूशन के कस्प पर है, लेकिन अब तक पूरी तरह नहीं। हम पूरी तरह तब इवॉल्व हो जाएंगे जब बड़े स्क्रीन पर भी लापता लेडीज बड़ा बिजनेस करेगी। और क्योंकि लापता लेडीज एक विमेन सेंट्रिक सोशल इशू पर बेस्ड फिल्म है, आज का रिकमेंडेशन है द हेल्प। ये रीसेंट ईयर्स में बनी मेरी फेवरेट फिल्म्स में से एक है। इसमें भी वेस्टर्न वर्ल्ड के एक बड़े सोशल इशू को बेहतरीन तरीके से हाईलाइट किया गया है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी और लापता लेडीज को लेकर आपके विचार क्या है। तब तक ऐसी ही फिल्में और फिल्मों से जुड़ी बातों के लिए करें सब्सक्राइब।